अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डाटा को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हैं। हमने ग्राफ्स और डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डायग्राम्स के काफ़ी डिटेल में देखा था, काफ़ी टाइप्स उसकी देखी थी विद एग्जांपल्स। आज हम देखेंगे ग्राफ्स क्या होते हैं और ग्राफ्स कितनी किस्म के होते हैं और किस तरह का डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली ग्राफ जो होते हैं वो कंटिन्यूस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही यूजफुल फीचर है। डायग्राम्स कहाँ पर फेल होती हैं? डायग्राम तब फेल होती हैं जब हमारे पास स्टैटिस्टिकल सीरीज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हमारा जो डाटा है वो हमारा टाइम पीरियड पर डिवाइड हो जाता है। अगर हमारा डाटा कैटेगरी टाइप का हो तब तो हम अपने डायग्राम्स को इजीली यूज कर सकते हैं, बट अगर हमारा डाटा ओवर द टाइम पीरियड डिवाइड हो जाए तो हम डायग्राम्स को यूज नहीं कर सकते, हमें वहां पर ग्राफ्स को यूज करना पड़ता है। तो ग्राफ एक काफी सिंपल और इफेक्टिव वे है हमारे डाटा को स्पेसिफाई करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होती है? बेसिकली हमारे पास जो ग्राफ होती है उसके टू पार्ट्स होते हैं, टू स्ट्रेट लाइंस होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस और दूसरी होती है वाई एक्सिस। x-axis independent variable is taken along x-axis and dependent variables along y-axis, यानी कि जो independent variables हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते उनको हम x-axis में ड्राइव करते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि इन वेरिएबल्स पर डिपेंड करे होते हैं उसे हम वाई एक्सिस पर रखते हैं, और उसके बाद हम कुछ डॉट्स वगैरह लगाते हैं, उन्हें ज्वाइन करते हैं और हमारा एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट होता है। ग्राफ के लिए कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हमें माइंड में रखना चाहिए। पहली चीज ये है कि अ स्केल एंड द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज टू बी सेलेक्टेड इन such a way that the true impression of data to be represented is given by the graph, यानी कि हमें जो एक स्केल है जो भी हम बना रहे हैं, चाहे एक्स एक्सिस का है या वाई एक्सिस का है, तो एक स्केल जो है या जो फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन है वो हमें बिल्कुल ठीक सिलेक्ट करनी चाहिए, ताकि जब हम अपना ग्राफ बनाएं तो हमें डाटा की रिप्रेजेंटेशन समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा एवरी ग्राफ मस्ट हैव अ क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ का कोई ना कोई अच्छा टाइटल होना चाहिए। इसके अलावा हम सब टाइटल्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस का कोई टाइटल रख सकते हैं, वाई एक्सिस का कोई टाइटल रख सकते हैं। द सोर्स ऑफ द डाटा मस्ट बी गिवन, अ की और एंड फुटनोट शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन नेसेसरी, यानी कि उन्होंने कहा है कि ये जो जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑब्वियस सी बात है किसी डाटा के ऊपर ही बनाया जाता है, तो वो डाटा आपने कहाँ से लिया है उसका सोर्स आपको देना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आप उस डाटा से रिलेटेड बताना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये बात पहले भी हो चुकी है कि इंडिपेंडेंट जो लाइंस हैं वो एक्स एक्सिस वाली साइड पर हों। इसके अलावा जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो वाई एक्सिस की साइड पर हो, यानी कि जो हमारे वर्टिकल लाइन स्केल होती है। Horizontal axis does not have to begin with zero unless of course the independent variable or the lowest limit of the first class interval is zero, यानी कि उन्होंने कहा है कि आपके पास जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो जीरो से स्टार्ट ना हो। आपको पता है जीरो का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ बना रही हूँ, then this is my zero, दिस इज माई ओरिजिन, जहां पर एक्स और वाई दोनों मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस जो है वो जीरो से स्टार्ट ना हो अनटिल अनलेस उन्होंने डाटा में आपको स्पेसिफाई किया हो कि आपने जीरो से स्टार्ट करना है। द एक्सिस ऑफ द ग्राफ शुड बी प्रॉपर्ली लेबल्ड, यानी कि आपने लेबल जरूर देना है कि एक्स एक्सिस है, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है, इसका लेबल बताएं, और ये दिस इज वाई योर वाई एक्सिस, इसका लेबल जरूर बताएं। Curves, if more than one, must be clearly distinguished either by different colors or either by different types. उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ बना रही हूँ तो एक कर्व इस तरह का जा रहा है, एक कर्व इस तरह का है, एक कर्व इस तरह का है, तो आपने हर कर्व को डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई ना कोई कलर कोड या किसी तरह का डिजाइन आपने चेंज करना है, ताकि पता चले कि ये कर्व इस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये इस कर्व किलोमीटर को स्पेसिफाई कर रहा है, ये कलर, ये वाली जो लाइन है ये डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा जी,
द ग्राफ शुड नॉट बी लोडेड टू मैनी कर्व्स। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी कर्व्स होंगी तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, हमें ग्राफ समझने में मुश्किल होगी, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम जो ग्राफ में कर्व्स हैं वो बनाएं। ग्राफ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। अब इन्होंने यहाँ पर डिवाइड किया है ग्राफ को टू मेन कैटेगरीज में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज और ग्राफ ऑफ हिस्टोरिकल डाटा एंड ग्राफ ऑफ frequency distribution. The important of graph of frequency distribution are histogram or frequency polygon, frequency curve, commutative frequency curve और ओगाइव। अब यहाँ पर हमने ये सारे नहीं पढ़ने, हम सिर्फ जो आउटलाइन के अकॉर्डिंग हमें दिए गए हैं हमने सिर्फ उन्हें कवर अप करना है। ओके तो अब हम देखेंगे ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज हिस्टोग्राम, यानी कि पहला हमारा जो ग्राफ जो हम पढ़ने लगे हैं वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को हम टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं। इसमें हम वन और मोर आइटम्स हमें दिए होते हैं ग्राफ में, जो कि चेंज हो रहे होते हैं ड्यू टू टाइम, और इन्हें हमें जिसे हमें टाइम सीरीज ग्राफ भी कहते हैं। टाइम सीरीज ग्राफ के टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग ये लोग चेंज हो रहे होते हैं और हमें इसे ड्रॉ करना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन जर्मनी ड्यूरिंग द ईयर 1929 to 1936। ड्रॉ अ सूटेबल ग्राफ हिस्टोग्राम ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये ईयर्स दी हमें एंड दिस इज द कार्स, नंबर ऑफ कार्स। ठीक है, हम एक्स एक्सिस में अपना टाइम रखेंगे, यानी कि हम अपना ईयर्स रखेंगे, और वाई एक्सिस में हम कार्स रखेंगे, क्योंकि हमारी नंबर क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ईयर्स, हम ईयर्स जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट डाटा है और नंबर ऑफ कार्स हमारा डिपेंडेंट डाटा है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं और नंबर ऑफ डाटा डिपेंड कर रहा है ऑन द नंबर ऑफ ईयर, तो ये इसलिए वाई एक्सिस की साइड पर आएंगे। तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस में ईयर्स लिख दिए इन दी अरेंज फॉर्मेट, और यहाँ पर हमने एक स्केल बना लिया फॉर द नंबर ऑफ कार्स। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्स है 50 और मैक्सिमम है 302, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं करना चाहूँ तो 50-50 के इंटरवल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक स्केल बना सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कहा है कि 1929 में 98 नंबर ऑफ कार्स थी, तो 98 नंबर ऑफ कार्स 50 और 100 के दरमियान कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो हमने यहाँ पर एक नया डॉट लगा दी। स्पेसिफिक साइट पे हम डॉट्स लगाएंगे और एट द एंड हम इन सबको मर्ज कर देंगे और हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आ जाएगा। इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहाँ पर है, 1930 पे 74, 1930 पे 74। सो दिस इज माई 1930 और 74 हमारा ऑब्वियस से बात है 50 और 100 के दरमियान कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो वो हमने अपने अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर लगा दिया निशान, एक डॉट। उसके बाद नेक्स्ट 68, 74 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक लगा दिया डॉट। उसके बाद 50 होगा वो 68 से बिल्कुल कहीं नीचे, मैंने वहां पर लगा दिया डॉट। सिमिलरली यहाँ पर 99 के लिए, 172 के लिए, 245 के लिए भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। 99 के लिए तो ऑब्वियस सी बात है 100 से बिल्कुल थोड़ा नीचे, और फिर 245 इस तरह से हम डॉट्स लगाएंगे और एट दी एंड हम इन सबको मर्ज करके एक लाइन बना लेंगे, तो ये मेरा हिस्टोग्राम बन जाएगा। अच्छा, ये जो है मेरा हिस्टोरी, अच्छा सॉरी, इसका नाम है हिस्टोरीग्राम। हिस्टोरीग्राम, इसको हम हिस्टोग्राम के नाम से भी बोलते हैं, लेकिन ये हिस्टोरीग्राम है। हिस्टोग्राम से थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, बट उसमें हमने डॉट्स लगाकर लाइन को मर्ज किया था। इसमें हम इस तरह से बार्स की फॉर्मेट में अपना जो डाटा है रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो इसमें हिस्टोग्राम की डेफिनेशन क्या क्या है, आर हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एजेस एंड रेक्टेंगल whose base are marked off class boundaries on the x axis and whose heights are the proportion of the frequencies। यानी कि यहाँ पर हम x axis में हम जो है बाउंड्रीज की जो क्लास लिमिट्स हैं उनको लिखते हैं, और y axis में हम फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, और उनके दरमियान हम एक ग्राफ बनाते हैं।
अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल 2.3, एग्जाम्पल 2.3 ऊपर दी हुई है, उन्होंने क्या क्या कि यहाँ पर क्लासेस लिख दी हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस तरह से बार्स बनाई हैं और यहाँ पर नाम दे दिया हुआ है इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। एनुअल डेथ रेट वाली इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसकी करवा लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर इंटरवल्स दिए हुए हैं और कुछ यहाँ पर उन्होंने आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है, जिसमें आपने इसमें 0.5 माइनस और 0.5 प्लस करते करते एक काम बनकर क्लास इंटरवल्स आपने बनाने हैं। इसके दरमियान कितना इंटरवल है और कितनी फ्रीक्वेंसी है वो आपने लिख देनी है और उसके बाद प्रोपोर्शनल हाइट्स लिखनी है। प्रोपोर्शनल हाइट्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके। तो यहाँ पर जब हम अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्लास इंटरवल्स और उसके बाद हम यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो भी इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो 17.5 से लेकर 19.5 तक कितना हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, आ रही है 9। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जब हम ड्रॉ करेंगे, अच्छा इन्होंने यहाँ पर ये मेथड कुछ छोड़ दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर प्रोपोर्शनल हाइट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफाइन किए। अच्छा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हाइट्स को अगर हम देखें तो 4.5 कहाँ पर आता है, 5 से थोड़ा नीचे यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद 3.76, 3.76 कहाँ आता है, 35 to 40 के दरमियान कहीं आता है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे और दैट्स इट। वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है, पेपर में इस तरह का आएगा भी नहीं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप छोड़ते हैं और फ्रीक्वेंसी कर्व भी छोड़ते हैं, ये भी नहीं आएगा। बस ये इस चैप्टर में से आपने यही 2-3 करनी है, ज्यादा नहीं करनी है और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने इसकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी आपकी हेल्प आउट होगी। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जितने भी इन्होंने दिए, थ्योरी को छोड़कर सिर्फ ये जो इन्होंने न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस दिए हैं सिर्फ आपने वो करने हैं। थ्योरी के क्वेश्चंस भी आप कीजिएगा याद, लेकिन सॉल्व करने के लिए घर में आपने प्रैक्टिस के लिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, मैंने आपको की बुक प्रोवाइड की हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और बस आज के लिए इतना काफी। तो इंशाल्लाह कल दोबारा नेक्स्ट चैप्टर के साथ अ, आप, आपको अपलोड करूंगी मैं वीडियो बहुत जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह।